हेलो, नमस्ते, वेलकम। स्वागत है आपका पवन वाग एकेडमी चैनल पर और मैं हूं आपका इंग्लिश दोस्त परमेश्वर सराठे। दोस्तों, आज हम आगे बढ़ने वाले हैं एक नए यूनिट के साथ, यूनिट 4, जो कि हमारा आखिरी यूनिट होने वाला है। उस नए यूनिट के साथ आज हम आगे बढ़ने वाले हैं और उसकी जो पहली कविता है, उसकी जो पहली पोम है, जिसका नाम है अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर। ये जॉन किट्स द्वारा लिखी गई कविता है और इस कविता को अब हम पढ़ने वाले हैं आज। पर हमेशा की तरह आज हम शुरुआत करेंगे वार्मिंग अप के साथ। ठीक है, चलिए तो बढ़ते हैं आगे। Fill in the blanks with names of things related to nature. Fill in the acrostic. Acrostic क्या होता है ये पहले हम जान लेते हैं। अक्रोस्टिक क्या होता है? मान लीजिए मैं एक शब्द लिखता हूँ, हेल्प, है ना? ओके, हेल्प ऐसा शब्द लिखता हूं, तो हमें क्या करना है, इस वर्ड से एक सेंटेंस या एक वर्ड, इस लेटर से एक सेंटेंस या वर्ड ऐसा लिखना है जो कि इसको बहुत अच्छे तरीके से बखूबी उसको हम क्या कह सकते हैं, उसको एक्सप्रेस करें, उसको समझाने की कोशिश करें। हेल्प मीन्स हैंड, हैंड टू बी गिवन, hand to be given, expressing expressing you are with, expressing you are with, L का होगा lest lest you need help, है ना? नहीं, इसको L होगा luck be with you, and P is pointless excess, pointless is excessive thinking। ठीक है ना? हेल्प, अब हेल्प को कैसे एक्सप्लेन करेंगे हम? देखिए, हैंड टू बी गिवन मतलब हेल्प का क्या मीनिंग हो सकता है कि किसी को एक अपना हाथ का सहारा देना। एक्सप्रेसिंग यू आर विथ देम, है ना? एक्सप्रेसिंग, और ये हाथ आप जब किसी को हाथ बढ़ा रहे हो आप किसी के लिए, तो वो ये कहकर बढ़ा रहे हैं कि भाई मैं आपके साथ हूं, है ना? लक बी विथ यू, और आप उसको कह भी रहे हो कि भाई कुछ नहीं होगा, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। लक बी विथ यू, लक बी विथ यू मतलब बेस्ट ऑफ लक टू यू। पॉइंटलेस इज एक्सेसिव थिंकिंग, और आप कह रहे हो कि भाई ज्यादा सोचो मत, ज्यादा सोचने से काम बिगड़ जाता है। तो इस तरह से आप जब हेल्प को एक्सप्रेस करने के लिए एक लेटर से पूरी तरह से एक्रोस्टिक बनाते, ये सेंटेंस बनाते हो या फिर वर्ड बनाते, इसमें वर्ड भी आ सकता है, तो उसी को कहेंगे हम एक्रोस्टिक। बात समझ में आ गई? चलिए, यहाँ पर हमें जो वर्ड वर्ड दिया गया है वो है ब्यूटी, है ना? तो ब्यूटी का एक्रोस्टिक हमको बनाना है, पर यहाँ पर उन्होंने हमें क्या कहा है? फिल इन द एक्रोस्टिक विथ नेम्स ऑफ थिंग्स रिलेटेड टू नेचर। नेचर से रिलेटेड कोई जो चीज है उसके नाम का ही सिर्फ हमको एक्रोस्टिक बनाना है ना? नाम का एक्रोस्टिक बनाना है। तो रिलेटेड, नेचर से रिलेटेड क्या क्या हो सकता है? नेचर से रिलेटेड जो कुछ भी होता है उसी को हमको यहाँ पर यूज करना है। अब देखिए, आवाज आ रही है आपको बर्ड्स की, तो इसको हम बर्ड करेंगे। ठीक है ना? ई, नेचर से रिलेटेड ई क्या होगा? ई ईस्ट भी हो सकता है, साइड एनी, है ना? ईस्ट। ए, ए क्या होगा? ए ए ए एनिमल भी हो सकता है, एनिमल्स। यू, यू
यू को हम कहेंगे अगलीनेस, कभी अगली भी कह सकते हैं, UGLY, एक अगली। आप कहोगे सर नेचर तो बहुत ब्यूटीफुल है, बिल्कुल नेचर बहुत ब्यूटीफुल है, पर कभी कभी वो बहुत ही घिनौना हो जाता है, जैसे फ्लड्स, जैसे हम कहेंगे अर्थक्वेक, है ना, फ्लड्स, अर्थक्वेक एक्सेट्रा, है ना। तो वो अगली, उसका भी एक चेहरा है जो घिनौना है। ट्रीज, और वाई से हम कह सकते हैं ईयरली, ईयरली, हर साल, साल भर। नेचर तो साल भर हमारे लिए रहता है ना। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं। मेक अ लिस्ट ऑफ 10 वर्ड्स रिलेटेड टू वर्ड जॉय, फॉर एग्जाम्पल हैप्पीनेस। ऐसे हमको 10 शब्द निकालने हैं जो जॉय, आनंद, है ना, जो जॉय से रिलेटेड है। ऐसे 10 शब्द हमको, तो पहला शब्द तो हमको दिया ही गया है, हैप्पीनेस। सेकंड क्या कहेंगे हम, उसको कहेंगे एक्साइटमेंट, सेकंड एक्साइटमेंट है। तीसरा क्या है, तीसरा वर्ड है प्लेफुलनेस, है ना। चौथा वर्ड आएगा एंजॉयमेंट कहेंगे, डिलाइटमेंट कहेंगे, है ना, एंजॉयमेंट, फिर डिलाइट, है ना। छठा शब्द है ग्रेटिफिकेशन, ग्रेटिफिकेशन मतलब आनंद, है ना। ब्लिस, ब्लिस मतलब अत्यानंद, बहुत ही ज्यादा, है ना। प्लेजर एक वर्ड हो सकता है ना, प्लेजर। उसके बाद में ट्रायम्फ एक वर्ड हो सकता है, ट्रायम्फ मतलब जीत जब होती है तब भी आनंद होता है। और एक्सल्टेंट, बहुत ज्यादा आनंद, है ना। तो इसको और भी ज्यादा हम बढ़ा सकते हैं, पर जॉय से रिलेटेड ये सारे वर्ड है। ये सारे शब्द सुनने के बाद आपको ऐसा लगता है कि भाई किसी को बहुत ज्यादा खुशी हो रही है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, और अगला जो क्वेश्चन है उसको एक बार देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है रिकलेक्ट अ पिकनिक। अब ये आपको करना है कि आप कहीं पर पिकनिक में गए हो, और पिकनिक में आपने क्या क्या किया, पिकनिक में आपने कैसे अपना वक्त बिताया, और किस तरह से आपने उसका मजा लूटा, या फिर आनंद आपको कैसे आया, उसको आपको यहाँ पर लिखना है। चार जो सबसे ज्यादा आपके दिमाग में रह चुके हैं, सबसे ज्यादा आपको अच्छे लगे हैं, ऐसे कोई 4 क्षण, 4 घटनाएं आपको यहाँ पर लिखनी है। और उसके बाद में है मीटर की बात। तो ये सारी बात हम नहीं करेंगे, पर हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट वो जो है, वो है क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें हमें एजोनेंस और कॉन्सोनेंस के बारे में बात करनी है। एजोनेंस और कॉन्सोनेंस। अभी देखिए, एजोनेंस क्या होता है, कॉन्सोनेंस क्या होता है, ये दोनों भी वैसे देखे जाए तो दीज आर फिगर्स ऑफ स्पीच, है ना, फिगर्स ऑफ स्पीच, ठीक है। फिगर्स ऑफ स्पीच है, जिसको हम लिटरेरी डिवाइस कहते हैं, पोएटिक डिवाइस कहते हैं, है ना। ये सारे वही होते हैं। और सबसे बड़ी है, एक है एलिटरेशन। अब वैसे देखा जाए तो ये सारे एलिट्रेशन, एजोनेंस, कॉन्सोनेंस एक दूसरे से बहुत ज्यादा रिलेटेड है, इसीलिए मैंने एलिट्रेशन भी उसमें जोड़ दिया है। अब कॉन्सोनेंस सबसे पहले तो लिखते हैं एलिट्रेशन। एलिट्रेशन क्या होता है, इट इज अ कॉन्सोनेंट साउंड, कॉन्सोनेंट साउंड
ये कॉन्सोनेंट साउंड होता है जो कि आस पास वाले शब्दों में रिपीट किया जाता है और उन शब्दों की शुरुआत में, है ना, इसमें इसमें एक स्लैश लगेंगे और इसको करेंगे बिगिनिंग। बात समझ में आ रही है क्या? दो चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है एलिट्रेशन के लिए। क्या है कि एक तो कॉन्सोनेंट साउंड होना चाहिए और नंबर दो वो वर्ड की शुरुआत में आना चाहिए, और ऐसे दो चार वर्ड्स होने चाहिए जैसे जैसे हम कहेंगे शॉन, शॉन हैज अ शिप इन अ शेड। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ देखिए, हमको क्या करना है, कॉन्सोनेंट साउंड देखना है। श ये कॉन्सोनेंट ही है, और देखिए जरूरी नहीं है कि ये शब्द एक दूसरे के बाद ही आने चाहिए, ये बिल्कुल जरूरी नहीं है, वो आसपास होनी चाहिए, एक सेंटेंस में यूज होनी चाहिए, ऐसा नहीं एक पेज पे एक शब्द है दूसरे पेज पे दूसरा शब्द है, ऐसा नहीं, है ना, तो आसपास एक सेंटेंस में वो आनी चाहिए। तो शॉन हैज अ शिप इन अ शेड। ओके, अब देखिए श श ये रिपीट हुआ है। अब ये रिपीट कहां पर हुआ है, ये तीन शब्दों में रिपीट हुआ है, पर ये शब्दों के तीनों ही शब्दों के शुरुआत में वो आया है। ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब वो शब्दों की शुरुआत में आता है, कॉन्सोनेंट साउंड है, दो चीजें हैं, कॉन्सोनेंट साउंड और बिगिनिंग। कॉन्सोनेंट साउंड है, शब्दों की शुरुआत में आ रहा है, तो ये बच जाता है दिस इज एलिटरेशन। ठीक है, ये हो जाएगा एलिटरेशन का एग्जाम्पल। अब चलते हैं आगे, अब हमको देखना है कॉन्सोनेंट्स। ठीक है ना, अब कॉन्सोनेंट्स में क्या होता है, कॉन्सोनेंट्स जैसे नाम है, इसमें भी कॉन्सोनेंट साउंड ही है, पर वो कहां पर आता है, वो एक तो आएगा मिडल में या फिर और एंड में। ठीक है ना, जैसे यहां पर हमने देखा ये शुरुआत में आ रहा है, वैसे ही कॉन्सोनेंट्स में भी साउंड वही रहेगा, साउंड कॉन्सोनेंट ही रहेगा, पर और देखिए ये साउंड की बात मैं कर रहा हूं, जब मैं साउंड कह रहा हूं तो स्पेलिंग यहां पर मायने नहीं रखता है। ये एक बात हमको बहुत अच्छी तरह से समझ कर लेनी है कि ये जब हम कह रहे हैं कि वो कॉन्सोनेंट साउंड है, इसका मतलब जो जिसका हम उच्चारण कर रहे हैं, जिसको हम बोलकर कह सकते हैं, उसको साउंड कहते हैं। लेटर्स जो होते हैं, देखिए बहुत बार क्या होता है, मैं फर्क आपको बताता हूं, देखिए अब ये देखिए केक एंड किक, है ना, अब इसको अगर हम देवनागरी में लिखते हैं तो ये बन जाता है केक और ये बन जाता है किक। ठीक है, अब वैसे देखा जाए तो लेटर्स में फर्क है, यहां पर सी है यहां पर के है, पर दोनों भी लेटर्स एक ही साउंड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये फर्क आपको समझ में आना चाहिए, दोनों भी लेटर्स जो है सी हो या के हो, दोनों भी लेटर्स एक ही साउंड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो यहां पर वो बन जाता है एलिट्रेशन। बात समझ में आ रही है, तो हम कह रहे हैं कि एलिट्रेशन में हमको साउंड इंपॉर्टेंट है, हमें लेटर से कोई लेन देन नहीं है। ठीक है, पहली बात। अब चलिए ये तो हमने देख लिया, अब हमने देखा कॉन्सोनेंस। कॉन्सोनेंस में कहा, मैंने क्या कहा कि रिपीटिशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड्स विद इन अ वर्ड, फ्रेज और अ शॉर्ट सेंटेंस। ठीक है, अब देखिए फॉर एग्जांपल, अब देखिए इसमें कहा पीटर पैटर, है ना, पीटर पैटर, उसके बाद में चकल फिकल, फिकल चकल, है ना। अब देखोगे कल कल, ये दोनों भी साउंड्स है, कल कल, या फिर ट ट, पीटर पैटर, है ना, ये कहां पर आए हैं, ये वर्ड, ये जो साउंड्स आए हैं वो वर्ड्स के आखिर में आए हैं, वर्ड्स के एंड में आए हैं। ये साउंड्स शुरुआत में अगर आते, अभी देखिए इसी में हमको
एक एलिट्रेशन भी मिलता है प साउंड का, है ना? प प प ये एलिट्रेशन भी होगा, पर इसकी वजह से ये कॉन्सोनेंस है। बात समझ में आ रही है क्या आपके? ठीक है। अब एजोनेंस क्या होगा? एजोनेंस भी वही प्रकार है, सिर्फ एजोनेंस में क्या होता है? एजोनेंस में वॉवल साउंड होता है, वॉवल साउंड होता है, और वो भी मिडल में होता है या फिर एंड में होता है। ठीक है ना? मिडल में होता है या एंड में होता है। रिपीटिशन ऑफ अ वॉवल साउंड विद इन अ वर्ड और फ्रेज और सेंटेंस। मेन सेल मेटल केटल, मेन सेल मेटल केटल, METAL। चलिए, मेटल का मैंने अलग वर्ड इस्तेमाल किया है यहाँ पर, METAL, है ना? अब देखिए, केटल, मेटल, सेल, है ना? ल ल ल, यहाँ पर वो साउंड बीच में आया है, यहाँ पर आखिर में आया है, यहाँ पर आखिर में आया है ना? नहीं नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, ये यहाँ केटल, ल ल ल साउंड जो है वो कॉन्सोनेंट साउंड है, और इसलिए ये क्या बन जाएगा? ये एजोनेंस नहीं होगा, ये होगा कॉन्सोनेंस। सॉरी, हाँ, ठीक है। पर देखिए, ए ए ए ए, ये साउंड है ए साउंड। अब ए साउंड जो होता है वो होता है वॉवल साउंड, है ना? वो होता है वॉवल साउंड। ये ए साउंड जो होता है वो वॉवल, और कहां पर आया है? हर एक शब्द के बीच में वो बिल्कुल आया है, तो उसको हम कहेंगे एजोनेंस। बात समझ में आई है आपको? कॉन्सोनेंस किसको कहते हैं? कॉन्सोनेंस इसको कहेंगे, केटल, सेल, मेटल, केटल, है ना? उसको कहेंगे कॉन्सोनेंस। और ये जो मेन, सेल, में, ए ए जो साउंड आया है, तो वो साउंड से बन जाता है एजोनेंस। बात समझ में आ गई सबके? अगर इसके और उदाहरण हमको चाहिए तो उस पर हम मेरी ऑलरेडी मैंने फिगर्स ऑफ स्पीच पर एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर ली है पवन वाघ एकेडमी पर, तो उसमें जाकर के क्लास 10 या 11 में, तो वो भी जाकर के आप देख सकते हो। उस पर आपको बिल्कुल इसमें बहुत पूरी एक क्लास उस पर ही मैंने की है, तो वो बिल्कुल आप में आपके समझ में आ जाएगा। ठीक है, कोई बात नहीं। चलिए, आगे बढ़ते हैं। A thing of beauty is a joy forever। अब ये जो कविता है, इस कविता को हम देखने वाले हैं, पर कविता से पहले उसके कवि के बारे में जानते हैं। जॉन किट्स, 1795 टू 1821। देखिए, वैसे देखा जाए 1795 टू 1821, मतलब ये 5 साल और ये 21 साल, 26 ईयर्स। बात समझ में आ रही है? मतलब इस कवि की अगर उम्र देखोगे तो वो बहुत ही कम है। जॉन किट्स, एन इंग्लिश पोएट, वर द मोस्ट पॉपुलर ऑफ ऑल ब्रिटिश रोमांटिक पोएट, है ना? वो ब्रिटिश रोमांटिक पोएट्स जो होते हैं, अब ये रोमांटिक पोएट्स क्या होते हैं, ये हमको देखना होगा। अब रोमांटिक रोमांटिक पोएट क्या होता है, या फिर रोमांटिसिज्म क्या होता है? अब रोमांटिक पोएट्स कौन कौन से हैं वो भी देखने होंगे। रोमांटिसिज्म क्या है? तो देखिए, इसको हम अगर हिंदी में आपको करना है तो इसको हम नव विचार ऐसा भी कह सकते हैं। रोमांटिसिज्म, नव विचार। देखिए, अगर आप हिस्ट्री देखोगे लिटरेचर की, तो सबसे पहले कविता तो आई है, और सबसे पहली जो कविता आई थी वो भगवान ईश्वर पर लिखी गई थी। ठीक है, इंग्लिश की बात हम कर रहे हैं, हम बाकी लैंग्वेजेस की बात नहीं कर रहे हैं। तो सबसे पहली कविता जो लिखी गई थी इंग्लैंड में, वो थी ईश्वर के ऊपर पर। ठीक है, मतलब पहले कविता का विषय हुआ करता था ईश्वर, फिर आए संत, है ना? जितने भी संत है, महात्मा है, उनकी बारी।
फिर आया चर्च और फिर कुछ बड़े-बड़े लोग, फिर आए राजा, राजा महाराजा आए, फिर आए उनके भी सामने वाले नाइट्स वगैरह, उनके सेनापति वगैरह वगैरह, वो विषय हुआ करते। तो इस तरह से धीरे 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 करके कविता के विषय, कविता के ही क्यों, वैसे देखा जाए तो सभी लिटरेचर के विषय जो थे या फिर पात्र जो थे, वो इस तरह से धीरे धीरे करके नीचे आने लगे और आखिर में जाकर के सर्वसामान्य लोगों का उसमें नंबर लगा। पर पर रोमांटिसिज्म मतलब अब ये 1795 जो है, मतलब 18वीं सदी जो है, 18वीं सदी में शुरुआत में ही 1700 से लेके, है ना, आगे, उसके आगे, मुझे लगता है 1730-32 कुछ है शायद, एकदम एग्जैक्ट तो मुझे पता नहीं। पर उसमें दो बहुत इंपॉर्टेंट पोएट थे, एक थे विलियम वर्ड्सवर्थ और दूसरे थे एस.टी. कोलरिज। ठीक है ना, एस.टी. कोलरिज और विलियम वर्ड्सवर्थ ऐसे दो कवि थे जो इंग्लैंड में रहते थे और एक बहुत ही अतिशय सुंदर जगह में रहते थे। लेक डिस्ट्रिक्ट कहा जाता है उस जगह को, लेक डिस्ट्रिक्ट, वहां पर वो रहते थे। और इसलिए इन दोनों को, वो दोनों भी वही साथ में रहते थे, तो एक ही जगह पर रहते थे। तो वो जो जगह थी वो बहुत ही सुंदर थी और उस जगह के लिए, उस जगह के बारे में ना लिखा जाना, उस जगह की एक तो उस जगह का वो बदनसीबी होती। तो उन्होंने उस समय, जब जिस समय कविता के विषय ये चर्च या फिर संत महात्मा ईश्वर सर्व ऐसे लोग हुआ करते थे या फिर ऐसे पात्र हुआ करते थे, कभी भी किसी ने क्या कह सकते हैं कि प्रकृति के बारे में, प्रकृति के सौंदर्य के बारे में नहीं लिखा था, तब उन लोगों ने, इन दो लोगों ने उसकी शुरुआत कर दी। और फिर क्योंकि ये नव विचार था, ये नया विचार था, तो जिन लोगों ने कभी मतलब कवियों ने किसी ने भी कभी प्रकृति के बारे में नहीं लिखा था, तो इन कवियों ने उसकी शुरुआत कर दी। और इनको भी मानने वाले कुछ लोग थे, कुछ कवि थे, जिन्होंने इनके पदचिन्हों पर चल करके आगे इस क्या कह सकते हैं, परंपरा को आगे बढ़ाया। तो उसमें नाम आता है जॉन किट्स का, जॉन किट्स। उसके बाद में नाम आ रहा है विलियम डब्ल्यू, विलियम मैकपिस थैकरे, है ना, है ना। उसके बाद में नाम आ रहा है लॉर्ड गॉडरॉन, जॉर्ज बायरन, बायरन का नाम आता है, किट्स है, बायरन है, पीबी शेली है ना, इन सारे लोगों का इसमें नाम आता है। तो इनमें से, है ना, ऐसा कहा जाता है कि ये सारे जो रोमांटिक पोएट्स है, इनमें से किट्स एक बहुत ही ज्यादा जाने माने, एक बहुत ही ज्यादा लोकप्रिय कवि अपने जमाने में रह चुके हैं। और अपने जमाने में ही क्यों, आज भी उनका बहुत ज्यादा नाम लिया जाता है, उनको पढ़ा जाता है, उनकी कविता का भी अध्ययन किया जाता है। तो इस तरह के कवि वो है। His poems are characterized by imagery from nature। अब देखिए, मैंने तो आपसे कह ही दिया है कि वो नेचर के बारे में लिखते हैं। तो नेचर के अंदर या फिर प्रकृति के अंदर जो कोई भी चीज बन रही, उसके बारे में वो एक इमेज हमारे मन में क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, इमेजरी तैयार करते हैं और उसके आधार पर वो अपनी कविता, अपनी बात कहते हैं। दैट अपील्ड टू एवरीवन्स सेंसेस। अब देखिए उनकी जो उनकी जो बात कहने की शैली है, उनकी जो बात कहने का तरीका है, वो इस तरह का है कि वो लोगों को जब भी समझ में आ जाता है, बहुत जल्दी लोगों को समझ में भी आ जाता है और समझ में आने के कारण लोग उसको बहुत सराहते भी है ना? तो इस तरीके से होने की वजह से उनको बहुत ज्यादा लोकप्रियता हासिल हुई है। ठीक है। The present poem is the first stanza of a longer poem Endymion। अब देखिए, ये जो कविता है, ये कविता पूरी कविता नहीं है। वैसे उन्होंने जो एक कविता लिखी थी, एक एंडीमियन नाम की एक कविता है। अब ये क्या कविता है,
ये भी मैं आपको बता दूंगा, चलिए इसको देख लेते हैं। तो एक एंडमियन नाम के बहुत बड़ी कविता उन्होंने लिखी है, उसका एक पार्ट भर है, उसका एक हिस्सा भर ये कविता है। तो ये पूरी कविता नहीं है, एक कविता का छोटा सा भाग उन्होंने यहाँ पर हमको दिया गया है, बेस्ड ऑन ग्रीक माइथोलॉजी। अब ये जो कविता थी, ये कविता किस चीज के आधार पर बनी थी? ग्रीक माइथोलॉजी के, ग्रीक माइथोलॉजी, है ना? ग्रीक माइथोलॉजी पर ये कविता बेस्ड थी। द फर्स्ट लाइन हैज बिकम प्रोवर्बियल, प्रोवर्बियल। अब ये जो चीज है, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर, ये मानो एक वाक्प्रचार बन चुका है। इसको इंग्लिश में इतना ज्यादा बहुत बार उसका उपयोग किया जाता है, बहुत बार इसका इस्तेमाल किया जाता रहा है। ठीक है। द पोएम वाज फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1818, और सबसे पहले ये कविता 1818 में, मतलब उनके मौत के 3 साल पहले प्रकाशित की गई थी। ठीक है ना? अब देखिए एंडिमियन क्या है, ये मैं आपको बताता हूँ। तो एंडिमियन एक ग्रीक माइथोलॉजी, मतलब एक जिसको हम ये कहते हैं, क्या कहते हैं उसको, ग्वाला जो होता है, या फिर अपने जानवर चराने वाला, है ना? तो उसके उसके ऊपर, है ना, उसके ऊपर ये कविता लिखी गई है कि वो किस तरह से एक प्रेम में पड़ता है, और प्रेम में पड़ने के बाद किस तरह से वो अपने जीवन में उतार चढ़ाव दिखता है, वो सारे किस्से इसमें बताए गए हैं। और उसमें का ही एक भाग, जब वो ओके सौंदर्य का जो वर्णन कर रहा है, उसके बारे में जब वर्णन करता है, तो ये एक बात वो कह रहा है, और इसी बात को लेकर वो अपनी प्रेमिका की जो तारीफ कर रहा है, या उसके सौंदर्य की तारीफ कर रहा है। तो सौंदर्य क्या होता है, किस तरह से सौंदर्य होता है, ब्यूटी क्या होता है, इसको वो समझाने की कोशिश कर रहा है। और यही बात उस कविता में लिखी गई है। ठीक है। तो आशा करता हूँ कि ये जो वीडियो आपने देखा है वो आपको पसंद आया होगा, और पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, और पवन बाग अकेडमी को सब्सक्राइब करिएगा, ताकि ऐसे नए-नए वीडियोज़ आपको मिलते रहें। धन्यवाद, थैंक यू।